चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। शख्सियतों की कड़ी में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र गुंजल साहब। उनसे बातचीत करते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। सर, आप चैनल में आपका स्वागत है। कब आप पत्रकारिता में आए, कितना टाइम हो गया पत्रकारिता में आपको? देखिए, पत्रकारिता में आना, ये हम जिस युग से निकले हैं उसमें ये होता था कि सब आदमी पत्रकारिता में एक्सीडेंटली आता था जी। मैं एक्सीडेंटली पत्रकारिता में आया जी। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था जी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैं सफल नहीं हो पाया। तो मेरे एक मित्र रहे हैं, उन्होंने मुझे सलाह कि मुझे पत्रकारिता में आ जाना चाहिए। तो चूँकि मेरे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, मैं पत्रकारिता में आ गया। और सबसे बड़ा एक मेरे को जो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, वो मेरे लिए ये था कि मुझे पत्रकारिता में प्रारंभ से ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए लोग ज़िंदगी भर तरसते रहते हैं। और मैंने जो है अपना आमतौर पे पत्रकारिता में जो पत्रकार आते हैं तो छोटे अखबार से शुरू करते हैं और धीरे धीरे बड़े अखबार तक पहुंचते हैं। मेरा सफ़र शुरुआत ही एक बड़े अखबार से हुई और वो हुई इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के हिंदी डेली जनसत्ता से। तो जनसत्ता से मेरा अपना करियर शुरू किया। तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि उस समय जो है वो मुझे प्रभाष जी जोशी का सानिध्य मिला और उनकी लेखनी से हमने पत्रकारिता सीखी। वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था जनसत्ता। उस पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर है सर? देखिए, जनसत्ता की पत्रकारिता ने एक हिंदी पत्रकारिता को नया एक आयाम दिया था और वो संभव हो पाया स्वर्गीय प्रभाष जी जोशी के कारण। हालांकि प्रभाष जी जोशी जो है वो अंग्रेजी पत्रकारिता के व्यक्ति थे, लेकिन हिंदी पे भी उनका पूरा अधिकार था। वो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे, लेकिन जब उनको ये नया दायित्व दिया गया जनसत्ता के संपादक के रूप में, तो उस समय उनका टारगेट, हमारी मीटिंग होती थी साल में 2 बार, वो हमेशा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर फोकस करते थे और हमें यही कहते थे कि आपको खोजी पत्रकारिता करनी चाहिए। और वो खोजी पत्रकारिता के लिए वो एक अलग से नाम उन्होंने एक शब्दावली गढ़ी थी और वो थी भंडाफोड़ जर्नलिज्म। तो मैं उस प्रभाष जी जोशी के उस युग का हूँ। एक खबर पे 10 15 दिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे, तब जाके खबर बनती थी। तो मेहनत बहुत थी, संसाधन उस समय बहुत कम थे। आज जितने संसाधन हैं उस समय हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे। इवन हमारी खबरें हमें जो है वो टेलीग्राम से भेजनी पड़ती थी। आज जैसा मेल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस समय की पत्रकारिता में एक समर्पण था, त्याग था, एक तपस्या थी। आज की पत्रकारिता में वो सब चीज़ें हट गई हैं, वो सब चीज़ों से बहुत दूर हो गई है आज की पत्रकारिता। तो उस समय की पत्रकारिता एक अलग थी, आज पत्रकारिता का बिल्कुल अलग दौर है। और इस दौर की अगर आज की तारीख में अगर मैं पत्रकारिता में होता तो मैं सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल मिसफिट होता। सर, जनसत्ता ने देश को बड़े बड़े पत्रकार दिए, हरिशंकर व्यास, शेख रियाजुद्दीन, विवेक सक्सेना। आप उस दौर में उनके साथ ही रहे। किस तरह का दौर था सर वो पत्रकारिता का? कह रहा हूँ ना मैं आपसे कि उस समय एक था कि हमें कोई किसी नई खबर को तलाशना है, चाहे उसके लिए कितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े। हमारा अचीवमेंट क्या होता था कि हमने आज किस विधायक के खिलाफ खबर लिखी तो उसका इस्तीफ़ा आ गया, किस मंत्री के खिलाफ खबर लिखी तो उसका इस्तीफ़ा आ गया, इस विधायक के खिलाफ लिखी उसका पॉलिटिकल करियर चौपट हो गया। मैं अजमेर जैसे शहर में रह के और मैंने सत्तारूढ़ पार्टी के कई विधायकों के, मंत्रियों के, सभी के खिलाफ मैंने खबरें लिखी और रिजल्ट ओरिएंटेड खबरें थी। उनके परिणाम आते थे सामने कि या तो उनके इस्तीफे आते थे और या फिर उनको मुख्यमंत्री जो भी थे उस समय के तत्कालीन, वो उनको अपने डिपार्टमेंट से हटा देते थे। आपने फला मंत्री के खिलाफ या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ खबर लिख दी, अगर आज लिख देते हो तो उस कंपनी से ही उस पत्रकार को निकाल दिया जाता है।
क्या इसी तरह का दौर था उस वो भी नहीं नहीं नहीं, उस समय तो ये था कि मैंने केंद्र सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, नाम लेना उचित नहीं समझता मैं उनका। तो उनके खिलाफ़ जब अजमेर से मैंने खबर भेजी तो उस खबर को लेके मुझसे जनसत्ता से क्वेरी की गई कि इसमें ये पार्ट छूट रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट करके भेजिए। उस खबर को इन्वेस्टिगेट करने में मुझे फिर 7 दिन लग गए। लेकिन मुझे आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि जनसत्ता में मैंने जो खबर भेजी, एक भी खबर नहीं रुकी और न ही उस खबर का कॉमा और फुल स्टॉप चेंज होता था, बल्कि कई बार तो मेरा हेडिंग भी, हालांकि हेडिंग लगाना मेरा काम नहीं होता था, लेकिन मैं जो हेडिंग लगा के भेजता था वो भी कई बार ऐसा कैसा छप के आता था। एक घटना याद आ रही मुझे कि एक उस समय जो है वो बोफोर्स कांड चल रहा था और बोफोर्स जांच कमेटी बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष थे बी शंकरानंद का ज़मीन घोटाला मैंने अजमेर से प्रकाशित किया और वो जनसत्ता के फ्रंट पेज पे छपा। तो आज तक चाहे मैं किसी भी अखबार में रहा, मेरे लिए 2 बड़ी उपलब्धि रही कि मेरे द्वारा दी गई एक भी खबर न तो किसी संपादक ने रोकी और न ही मेरी किसी खबर का आज तक खंडन हो पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक गौरवान्वित करने वाला क्षण मानता हूँ मैं उसको, कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे रियाज साहब बताते थे कि प्रभास जी के बारे में, वो किसी भी खबर रोकने की बजाय पत्रकार को बुलाकर मोटिवेट करते हैं कि इस खबर को इस तरह से लिखो और ये खबर इस तरह से जाएगी। इसीलिए तो बताया मैंने आपको। वो अब नाम ले देता हूँ मैं जी। वो सज्जन थे पंडित नवल किशोर शर्मा। अच्छा। नवल किशोर जी शर्मा के खिलाफ खबर लिखी मैंने यहाँ से अजमेर से। किसी तरह का दबाव नहीं आया आपके कभी नहीं, बल्कि वो उस खबर में देखिए, प्रिंट मीडिया आज भी, उस समय भी विश्वसनीय था, आज भी विश्वसनीय है। लेकिन जब इतनी विश्वसनीयता यदि हमें समाज को देनी है तो उस समय हमारा भी एक पत्रकारिता शुरुआती, तो हम भी जोश में थे, तो हम कई बार ऐसी चीज़ लिख देते थे जो कि हमें आज हम लिखते तो हम शायद हो सकता नहीं लिखते, लेकिन उस समय लिख देते थे। तो वहाँ से जनसत्ता की एडिटोरियल टीम से प्रभास जी जोशी, हरिशंकर जी व्यास, श्याम जी आचार्य उस समय हमारे समाचार संपादक हुआ करते थे। तो वो मुझसे कहते थे कि इसमें ये कमी है, इस कमी को दूर करके भेजिए, और मैं भेजता था। पंडित नवल किशोर जी शर्मा के खिलाफ जो खबर थी, उस खबर को तो जिस दिन वो छप रही थी उस दिन मैं खुद दिल्ली में था। और आश्चर्य की बात ये कि हरिशंकर जी व्यास के और नवल किशोर जी शर्मा की बहुत गहरी दोस्ती, और हरिशंकर जी व्यास का स्कूटर नवल किशोर जी शर्मा के घर पे। अच्छा। और जब हमने उस अखबार की पेस्टिंग हो गई, खबर लग गई, आप अंदाज़ लगाइए क्या पत्रकारिता का दौर था कि हरिशंकर व्यास के गहरे दोस्त और वो खबर लगा रहे हैं, पेस्टिंग करवा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मौजूद हूँ, और वो खबर पेस्ट करवा के, और सबसे पहले हरिशंकर जी व्यास ने टैक्सी पकड़ी और क्या नवल जी के घर चलना है, मेरा स्कूटर उठाना है, मैं कल नहीं उठा पाऊँगा। कल वो उठा, एक होता है ना कि भाई जिसके खिलाफ इतनी बड़ी खबर लिखी और अगले दिन जब खबर छपी तो मैं हरिशंकर जी व्यास के पास ही ठहरा हुआ था। तो फ़ोन की जो घंटियाँ बजनी शुरू हुई तो मुझे भी उस दिन खुशी हुई कि मेरी एक अजमेर जैसे शहर के रिपोर्टर की एक राष्ट्रीय स्तर पे इतनी हलचल हो सकती है। हम लोगों ने जिस दौर में पत्रकारिता की, तो अधिकारी वर्ग हो, नेता हो, वो नेता के खिलाफ हमने खबर लिखी है और अगली बार जब मिल रहे हैं तो उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती थी। क्यों? कि वो ये जानते थे बहुत अच्छी तरह कि जो खबर लिखी गई है वो सही है, उसमें सत्यता है। हाँ, ये सही, वो उनको लगता था कि यार इस खबर से हम डैमेज तो हुए, लेकिन उनको लगता था यार खबर तो सही है। तो लेकिन और ये इस बात की भी एक बात ही है, मतलब मैं बताना चाहूँगा
कि हमारे कई पत्रकार साथियों के साथ कई बार मारपीट हो जाती है, मेरे को आज तक किसी ने टच करने की हिम्मत नहीं की, जबकि मैंने इतनी बड़ी बड़ी खबरें लिखी। तो वो एक होता है कि अगर आदमी सत्य के ऊपर है, सत्यता के रास्ते पे चलता है, तो किसी आदमी की हिम्मत भी नहीं हो सकती कि ऐसे आदमी को वो टच भी करे। पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर आपने देखा, कोई किस्सा आपको याद है जिससे आपको मोटिवेशन मिला हो, या कभी ऐसा लगा होगा नहीं यार पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए? नहीं, पत्रकारिता छोड़ने का तो मेरा मन कभी नहीं हुआ। पत्रकारिता में मैं जैसे जैसे इन्वॉल्व होता गया, क्योंकि जनसत्ता, प्रभाष जी जोशी, तो इनके साथ काम करते करते धीरे धीरे मज़ा आने लगा। तो पत्रकारिता मैंने पहले ज़िंदगी में कभी की नहीं थी, किसी अखबार में नहीं की, वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। तो फिर धीरे धीरे मैं इसमें इतना रम गया कि उसके बाद में फिर कई अखबारों में काम किया, या राजस्थान पत्रिका में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। जब वो दौर हो गया एक समय था कि मैं राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता दोनों में साथ साथ काम करता था। अच्छा। क्योंकि वो दोनों कॉम्पिटिटिव अखबार नहीं थे, ये दोनों का अपना वो नेशनल अखबार था और ये राजस्थान पत्रिका स्टेट लेवल का अखबार था। फिर मैंने बाद में नवज्योति ज्वाइन कर लिया, तो नवज्योति में भी नवज्योति जनसत्ता दोनों साथ साथ चलते रहे। लेकिन फिर दैनिक भास्कर के आने के बाद में फिर क्या है कि रीजनल अखबारों का ज़्यादा दौर चला, और धीरे धीरे जनसत्ता का सर्कुलेशन थोड़ा सिमटने लगा। और फिर मैंने भी अपने आप को जो है वो नवज्योति में फिर जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और मुझे संपादकीय प्रभारी बना दिया गया। तो जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, तो फिर वो मैंने अपनी जो भी मैंने जनसत्ता में सीखा था वो उन अखबारों में मैंने उसको डिलीवर किया। जनसत्ता के सिमटने की बात आपने कही। जनसत्ता का एक दौर था जब फ्रंट पेज पे उनको छापना पड़ा था, हमारी प्रिंटिंग मशीन इससे ज़्यादा नहीं छाप सकती है। हाँ, हाथ जोड़ लिए थे जी कि साहब जो प्रभाष जी जोशी ने लिखा था जी कि जो अखबार हम आज आपको दे रहे हैं उसको मिल बांट के पढ़ लीजिए। ये मतलब ये किसी अखबार की लोकप्रियता का इससे बड़ा पैमाना कोई हो नहीं सकता। आज अखबारों में मैं कई बार देखता हूँ कि अखबारों के दौर में ही चलता है कि साहब हम नंबर 1 पे है, दूसरा कहता है मैं नंबर 1 पे, तीसरा कहता है नहीं ये दोनों नहीं, मैं नंबर 1 पे। पब्लिक ने तय कर दिया था कि नंबर 1 पे कौन है। तो ये जनसत्ता, इन सब बातों पे मैं आज भी वो जनसत्ता में काम करने के दौरान, मतलब ये है कि उस समय इतनी तनख्वाहें अच्छी नहीं होती थी, संघर्ष बहुत था, लेकिन फिर भी आनंद आता था। और मैंने तो संघर्ष किया ही किया, मेरे साथ साथ मेरे परिवार के सदस्यों ने भी संघर्ष किया। बिल्कुल। और उन्होंने मेरे को भरपूर सहयोग दिया, और आज जो भी कुछ हैं तो वो समाज के सामने है। परिवार की बात आ गई, आपके साथ उन्होंने भी संघर्ष किया। कभी मुफलिसी के दौर में आपको नहीं लगा यार पत्रकारिता से घर नहीं चलेगा, छोड़ देनी चाहिए, या इसके पैरेलल में एक और काम करना चाहिए? नहीं, वो मुझे नहीं लगा। वो मैंने इसलिए नहीं कि मैं पत्रकारिता में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि चाहे अभाव में रह लें जी, लेकिन जब यहाँ रहना है तो ईमानदारी से रहना है, चाहे अभाव में रह लेंगे। तो वो मुफलिसी के दौर तो ऐसे ऐसे भी आए हैं कि सुबह रिपोर्टिंग करने के लिए स्कूटर तो था, लेकिन पेट्रोल नहीं होता था। तो हमारे एक शुभचिंतक मित्र हुआ करते थे जी, मैं रोज़ाना उनसे 10 रुपये लेता था। अच्छा। और वो मुझे आश्चर्य है, मैं आज भी उनका एहसानमंद हूँ कि वो मुझे खुले हाथ से 10 रुपये देते ना। मैं उनका नाम लेके बुलाता, ओम जी पेट्रोल डलवाना, ये लो 10 रुपये। 10 रुपये में उस समय 1.1 पेट्रोल आता था, 1 लीटर 1.1 लीटर, जी जी जी, 10 रुपये में जी। तो वो उससे मेरी दिन भर की रिपोर्टिंग हो जाती थी। अगले दिन फिर ओम जी और 10 रुपये दे देते थे। तो आप ये देखिए कि स्कूटर तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है। आज पेट्रोल की इतनी हाई तो रेट को लेके हो रही है, लेकिन वही है कि संघर्ष किया, आज सब कुछ परिस्थितियाँ अच्छी हो गई, सत्यता के रास्ते पे अड़े रहे, पत्नी की नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, फिर धीरे धीरे सुधार होता गया।
और मैं भी पत्रकारिता में एक इंडिपेंडेंट हूँ। मेरे को भी दूसरे अखबारों के अंदर जो है वो जनसत्ता से तो इतना भुगतान नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं राजस्थान पत्रिका नवज्योति में आया तो अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, तो मेरा एक अच्छा काम हो गया। आप नामी पत्रकार थे, आपकी स्टोरी से मंत्री विधायक की चूल्हे हिल जाती थी। आपके पास कभी कोई समझौता नहीं आया? समझौता कर लीजिए, इस स्टोरी को रोक दीजिए। आया या आप वो सिलसिलेवार जो चलाते थे आप, नहीं, इसको ब्रेक करो, आप रोक दो। मैंने कभी भी खबरों को किस्तों में नहीं दिया, पहली बात तो। अच्छा, एक बार में जो निपटाना है एक बार में निपटा दिया। अच्छा, ताकि अगली बार कोई आदमी जो है वो कुछ कहने की स्थिति में ही न रहे। ऑफर लेके आया कोई? तो एक खबर थी, वो एक यहाँ के लोकल एमएलए के खिलाफ थी, और उस खबर को उन लोकल, वो थोड़े से जिसको बोलते हैं ना बाहुबली टाइप थे, उनको ये भनक लग गई थी कि मेरे पास उनके खिलाफ खबर है और मैं उसको छाप सकता हूँ। तो हालांकि मेरे अच्छे दोस्त थे, उस समय दोस्त थे हम लोग। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार गुंजल साहब, यार वो हमने सुना है कि ऐसा ऐसा है, यार सुबह घर पे आओ, आप ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। मैं चला गया, उसी ने मुझे अपने बेडरूम में ले गए। बेडरूम में रह के हमने बातचीत की। तो बातचीत करने में नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, यार गुंजल साहब, मैंने सुना कि ऐसा ऐसा है। मैंने कहा, सही सुना आपने? आप क्या कर रहे हो? मैंने खबर छपेगी। तो यार आप बताओ ये कैसे रुक सकती है? मैंने कहा, ये खबर दो आधार पर रुक सकती है कि जिस व्यक्ति से संबंधित है वो मुझे मना कर दे। हाँ। जो मेरा इसमें सोर्स है, वो सोर्स अगर मुझे ये कह दे कि भाई मुझे इस खबर को नहीं छपवानी, तो नहीं छपेगी, या उस पक्षकार को जो आपने वायदा किया उस वायदे को पूरा कर दीजिए। सही है। बस ये दो ही शर्तें रखी मैं। हाँ। या तो वो मना कर दें कि साहब मैं कर, और या फिर उसको जो आपने वायदा किया उस वायदे को पूरा कर दो आप। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो दोनों ही संभव नहीं हो सकता। मैं ओके बाय करके आ गया। और खबर छपी हाफ पेज में, जनसत्ता में उस समय हाफ पेज में, और बाई लाइन स्टोरी। और उस समय एक जनसत्ता में पेज आया करता था, खोज खबर खास खबर, उसमें पूरी इन्वेस्टिगेटिव खबरें होती थी, और वो वही खबर थी जिस खबर के ऊपर विधायक जी का बुलाया था उन्होंने आपको समझौता करने, समझौता किया। यार वो खबर छपी, और छपने के बाद में फिर उनका करियर, पॉलिटिकल करियर आज तक उभर नहीं पाया वो। सर, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी पत्नी, मेरा बेटा। बेटा मुंबई में रहते हैं, क्या करते हैं वो? बेटे की कहानी बड़ी अजीब है जी। मतलब उसको मैंने मेरी संघर्ष यात्रा का वो भी एक साथी रहा, और मेरे साथ साथ उसने भी संघर्ष किया, लेकिन मैंने अपना सारा फोकस उसकी एजुकेशन पर रखा। बॉम्बे में बहुत संघर्ष किया उसने भी। संघर्ष तो उसने बचपन से सीख रखा था, इसलिए उसको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई, और सफलतापूर्वक। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो बॉम्बे में एस्टेब्लिश हो गया है, और उसकी अपनी खुद का प्रोडक्शन हाउस है, वो है। कौन कौन से ऐड अब तक कर चुके हैं वो? देखिए, ऐड तो मैं सोचता हूँ करीब काफ़ी कर लिए हैं, लेकिन सोनू सूद एक मतलब एक बड़ा नाम है, भाग्यश्री भी बड़ा नाम है। तो ये इन सब लेवल के जो लोग बाग हैं, इन सब के साथ, सोनू सूद के साथ तो कई ऐड हुआ है उसका, एडवर्टीजमेंट उसके पास। आपके साथ एक बड़ा नाम और है, कैलाश सत्यार्थी साहब का, क्या रिश्तेदारी है सर? देखिए, कैलाश जी सत्यार्थी से मेरी रिश्तेदारी एक अलग इशू है, लेकिन मैं उनसे जब पहली बार जुड़ा तो वो रिश्तेदारी के माध्यम से नहीं जुड़ा था। अच्छा। मैं उनके उस कॉज को लेके जुड़ा था, और वो था बाल मजदूरी को हटाओ जी। मैं पहली बार उनसे जुड़ा तो मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन बाद में जो है वो उनकी साली से मेरी शादी हो गई, और वो मेरे साड़ू हैं। पहले का दौर, अब का दौर, पहले प्रिंट मीडिया थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। तो गली मोहल्ले हर गांव में आपको पत्रकार मिलेंगे। तो पत्रकारिता का लेवल बढ़ा है या घटा है?
देखिए, जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उसको मैं पत्रकारिता मानता ही नहीं। जी। मैं इसलिए नहीं मानता कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनमें एक पोस्ट होती है संपादक। सोशल मीडिया वाली जो है उसमें संपादक तो होता ही नहीं है। आप ही हो संपादक, जो कुछ मॉनिटरिंग नहीं होती खबर होगी तो मॉनिटरिंग नहीं, उस ये खबर सही है या गलत है इसका निर्णय कौन करेगा? ऐसा कौन सा पत्रकार है जो आपका आदर्श है? मेरे आदर्श प्रभाष जी जोशी जी। प्रभाष जी जोशी हालांकि संपादक थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मेरे से पारिवारिक संबंध हो गया। वो ऐसे उसका रीज़न ये था कि उनकी कुल देवी जो है वो पुष्कर में हुआ करती थी। अच्छा। और वो साल में एक बार तो पुष्कर आते ही आते थे। तो जब वो पुष्कर आते थे तो सबसे पहले वो मेरे पास ही फ़ोन आता था और दिन भर उनका घर बीतता था। प्रेस क्लब के लिए अब नया क्या किया जा रहा है सर? देखिए, अजय मेरू प्रेस क्लब, हमारे क्लब के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उन्होंने इस क्लब की स्थापना की, तब से हम सब लोग जुड़े हुए हैं और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मानस सदस्यता में अंशुमान सिंह जी से शुरुआत हुई थी, उस समय राज्यपाल थे। अशोक जी गहलोत हमारे मानस सदस्य हैं और दो बड़े नाम, RTI का कानून और महात्मा गांधी नरेगा का कानून देने वाली श्रीमती अरुणा रॉय, जिनको रमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, वो भी हमारे क्लब के मानस सदस्य हैं। और कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल लॉरिएट हैं, वो भी हमारे क्लब के मानस सदस्य हैं। तो इस क्लब की अपनी एक अलग USP है पूरे देश भर में। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे क्लब में बार नहीं है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी भी हमारे क्लब के मानस सदस्य हैं। तो आज देश भर के अंदर इस बात को लेके, अच्छा, आमतौर पे क्लब के जो सदस्य होते हैं उनकी महिलाएं क्लब से थोड़ी दूर रहती हैं। क्यों? कि उनके दिमाग में ये रहता है कि शराबी लोग होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो हमारी जो पत्नियाँ हैं वो भी हमारे क्लब में बराबर आती हैं। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो सब आती हैं। तो ये कि अजय मेरू प्रेस क्लब एक रजिस्टर्ड संस्था है। मैंने आपका भी गाना सुना है। हाँ। कौन सा गाना गाते हो आप? मैंने एक बार मतलब वो मैंने जब प्रेस क्लब में गाना शुरू किया जी, मैं बाथरूम सिंगर तो था मैं। अच्छा। एक गाना है, फिल्म है चंद्रकांता, बहुत पुरानी फिल्म। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। क्या बात है सर। मैं जब बिल्कुल पत्रकारिता में नया नाम था जी, तो जब अजमेर के पत्रकारों को ये नाम पता चला कि साहब राजेंद्र गुंजल नाम का व्यक्ति कोई पत्रकारिता में आ गया है, उसको जनसत्ता का रिपोर्टर अपॉइंट किया है, तो ज़्यादातर लोग मेरे से ईर्ष्या करने लगे थे। उस वक्त पत्रकारिता में जनसत्ता में नियुक्ति के लिए एग्जाम होते थे? हाँ, एग्ज़ाम होते थे जी। आपके स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं जिनको आपने पढ़ाया है, पत्रकारिता पढ़ाई है। जब वो आपको मिलते हैं किसी बड़े पद पे, ओहदे पे, तब आपको कैसा महसूस होता है? मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि जिन लोगों को मैंने पढ़ाया वो आज इतने ऊंचे ऊंचे मुकाम पे। कुछ दिनों पहले आपने फेसबुक पे भी लिखी थी कोई बात। हाँ, स्टूडेंट मिला था आपको? भाई ये अजमेर में जो दो PRO हैं, भानु जी, भानु संतोष जी और संतोष जी, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा। दोनों स्टूडेंट हैं। और RPSC के जो PRO हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है सर? नवीन आनंदकर जी। तो इस तरह आज की तारीख में DIPR में 5 तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए लोग PRO हैं और एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, ओटाराम जी चौधरी। अच्छा। और इसके अलावा जो है वो पत्रकारिता में, मतलब मैं नाम बताऊं कि जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, डॉक्टर इंदुशेखर पंचोली, अब वो आज अमर उजाला के नेशनल हेड हैं। क्या बात है। वो आपके स्टूडेंट रहे हुए हैं? वो मेरे स्टूडेंट हैं। पत्रकारिता मतलब यूँ
सिखाया उनको। वो एक आपने फेसबुक पे लिखा था कोई आईएएस या कोई आरएस आपका स्टूडेंट था? हाँ, वो हो, मतलब वो मेरी क्लास में, मैं जब क्लास लेने पहुंचा तो वो उस समय यहाँ अजमेर में डीएसओ की पोस्ट पे अपॉइंट थे, तो मिलते रहते थे जी। तो एक दिन मैं जब पहली क्लास लेने पहुंचा तो वो डीएसओ साहब मौजूद, तो नमस्ते दुआसलाम हुई। मैं पूछने वाली था, भाई आप कैसे आए? तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को साइड में ले गए। साइड में ले जाके कहा, गुंजल साहब मैंने एडमिशन लिया है बीजेएमसी में, और आप यहाँ स्टूडेंट्स को बताना मत मैं कौन हूँ। अच्छा। तो मैं नहीं बताया, मैंने साल भर नहीं बताया। और अभी जब वो आईएएस में प्रमोट हो गए और मैं एक बार अभी उनसे जब सेक्रेटरीट में मिलने गया, मैं मेरी पत्नी दोनों, तो उस दिन मैंने पोस्ट लिखी, तब मेरा ये डिस्क्लोज़र हुआ पहला, कि था वो मोहनलाल जी यादव जो अभी रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार रह के गए हैं, तो वो आरएएस थे, बाद में उनका आईएएस में प्रमोशन हो गया। तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ रेवेन्यू बोर्ड में रह के गए। अच्छा। अब वापस उनका जयपुर हो गया है। तो अभी मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया, हालांकि उनके आईएएस बनने के प्रोसेस में मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने पत्रकारिता में उन्होंने डिग्री ली और पत्रकारिता उन्होंने मुझसे सीखी, पढ़ी, और वो आज व्यक्ति आगे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है सर। आखिरी सवाल सर, युवा पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए? देखिए, आज के युवा शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट मेथड अगर आप अपनाओगे तो लंबी रेस के घोड़े नहीं हो जी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सत्य पे डिगा रहना है। जो आधुनिक पत्रकारिता का दौर है, मतलब मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है कि आजकल मीडिया में पत्रकारों को सवाल पूछना नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस नेता से क्या सवाल करना है वो उनको नहीं आता। मतलब मुझे याद है एक वाकया कि देश के गृह मंत्री से सवाल किया जा रहा था कि साहब अजमेर की में गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि मैं तो जनसत्ता का रिपोर्टर था, तो मुझे सुन को तो उन पर थोड़ा सा वो, मैंने यार कितना बेकार सवाल किया। आपने टाइम दिया मुझे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।